नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन में बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं उसके हेडलाइंस। ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिकी सेना के हटते ही खुद खुल जाएगा हॉर्मुज। ईरान के विदेश मंत्री बोले अमेरिका से गुप्त संदेशों का दौर शुरू। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां, रूस ने दी जानकारी। ओरेकल में हाहाकार, भारत समेत दुनिया भर के 30,000 कर्मचारियों की छुट्टी। वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव पर बोले मोदी जयशंकर, बताया कैसे मजबूत हो रहा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बाहर निकलते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान को पूरी तरह पस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका इस युद्ध में और ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाला है। ट्रंप का मानना है कि जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से हटेगी, तेल सप्लाई का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। हालांकि उन्होंने समुद्री रास्ता खोलने की जिम्मेदारी उन देशों पर डाल दी है जो सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी भी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ और रास्ता तुरंत नहीं खुला तो वो जाते जाते ईरान को पूरी तरह मिटा देंगे। ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और खार्ग द्वीप को बम से उड़ाने की धमकी दी। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका असली मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। ये बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें साफ कहा गया था कि ट्रंप अब ऐसे सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने एक बड़ी शर्त में ढील दे दी है कि हॉर्मुज की खाड़ी पूरी तरह नहीं भी खुलती है तो भी वो युद्ध रोकने को राजी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुलासा किया है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं। अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अरागची ने साफ किया कि इस समय दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक बातचीत या बातचीत की मेज पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि ये केवल संदेशों का एक सिलसिला है जो सीधे या कुछ खास दोस्तों के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से सीधे संदेश मिल रहे हैं। इन संदेशों में अक्सर एक दूसरे को चेतावनियां दी जा रही हैं या फिर किसी खास मुद्दे पर अपनी राय साझा की जा रही है। अरागची का मानना है कि संदेश मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों देश किसी समझौते के करीब पहुंच गए। ये प्रक्रिया केवल तनाव के बीच संपर्क बनाए रखने का एक जरिया है। फिलहाल बाहरी तनाव को देखते हुए इन गुप्त संदेशों को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें साल 2022 के बाद अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ईरान के साथ जारी जंग की वजह से अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल की कीमत $4 के पार निकल गई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बढ़ती महंगाई पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने भरोसा दिया है कि जैसे ही ऑपरेशन एपेक फ्यूरी खत्म होगा, तेल की कीमतें फिर से रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह आजाद और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि वो ईंधन के दामों को कम करके लोगों की जेब में पैसा बचाएंगे। अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों के लिए नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले इस समस्या को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है। बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच एक बहुत खास मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने जंग रोकने के लिए एक 5 सूत्रीय साझा प्रस्ताव पेश किया। इस प्लान में सबसे पहले लड़ाई को तुरंत बंद करने की मांग की गई। दोनों देशों ने जोर दिया कि शांति के लिए बातचीत का रास्ता जल्द खुलना चाहिए। इसके साथ ही अस्पतालों और रिहायशी इलाकों जैसी जगहों को पूरी तरह सुरक्षित रखने की अपील की गई। व्यापारिक जगहों की सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते को खुला रखना भी इस प्रस्ताव का हिस्सा है। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि वो एप्पल, गूगल और मेटा जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मंगलवार को एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अगर उनके नेताओं की हत्या नहीं रुकी तो इन कंपनियों के दफ्तर तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान का आरोप है कि ये टेक कंपनियां उनके अधिकारियों की लोकेशन ट्रैक करने और हमलों की साजिश रचने में मदद कर रही हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कुल 18 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिनमें टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने इन कंपनियों के कर्मचारियों को तुरंत दफ्तर खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की रणनीति पूरी तरह गुप्त रहेगी। मंगलवार को एक बयान में उन्होंने साफ किया कि जंग जीतने के लिए दुश्मन को अपनी चाल बताना ठीक नहीं। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने का फैसला अचानक और चौंकाने वाला हो सकता है। हेगसेथ के मुताबिक अमेरिका के पास ईरान को सबक सिखाने के कम से कम 15 अलग अलग तरीके मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि ईरान इस बात को लेकर हमेशा डर में रहे कि अमेरिका कब और कैसे हमला करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बातचीत से रास्ता निकलता है तो शायद सेना की जरूरत ना पड़े।
स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने साफ कर दिया है कि उनके सैन्य बेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं होगा। इस फैसले से स्पेन और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने शुरू से ही इस हमले को गलत बताया था। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पेन को व्यापारिक संबंधों में कटौती की धमकी दी थी। ट्रंप ने तो सार्वजनिक रूप से स्पेन को टीम प्लेयर न होने का ताना भी मारा था, लेकिन सांचेज अपने फैसले पर अटल हैं और उन्होंने अमेरिका इजरायल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। इटली ने अमेरिकी विमानों को सिसिली के सिगुनेल बेस पर उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि जब अनुमति मांगी गई तब विमान पहले से ही हवा में थे। जांच में सामने आया कि वो विमान सामान्य रसद लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि युद्ध से जुड़े थे। इटली और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत ऐसे विमानों के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी के दफ्तर ने साफ किया है कि इटली अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन कर रहा है। नियमों के मुताबिक अमेरिकी सेना केवल सामान्य रसद के लिए ही इटली के बेस का इस्तेमाल कर सकती है। अब इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ने की संभावना है। रूस ने साफ किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस वक्त ईरान में ही हैं। काफी समय से यह अफवाहें उड़ रही थी कि हमले के डर से खामनेई को मॉस्को भेज दिया गया है, लेकिन ईरान में रूस के राजदूत एलेक्सी डेडोव ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि नए लीडर अपने देश में ही हैं, बस सुरक्षा कारणों से वो जनता के सामने नहीं आ रहे। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक मंगलवार को कैंसर की दवाएं बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री पर हमला हुआ। यह फैक्ट्री देश में कैंसर और बेहोशी की दवाओं की सप्लाई करने वाला मुख्य केंद्र थी। इससे पहले सोमवार देर रात राजधानी तेहरान में एक नए बने मानसिक अस्पताल पर भी बम गिराए गए। जिस वक्त यह हमला हुआ, अस्पताल के अंदर करीब 30 मरीज मौजूद थे और इलाज करा रहे थे। इस हमले में अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इन हमलों को लेकर चिंता जताई जा रही है। उनका कहना है कि युद्ध के दौरान मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब पूरी दुनिया की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर बनती जा रही है। उनका मानना है कि अब दुनिया की बागडोर सिर्फ चंद ताकतों के हाथ में नहीं रहने वाली है। आज अलग अलग संस्कृतियों और समाजों के लोग अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। दुनिया के हर कोने से नई आवाजें सुनाई दे रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं। विदेश मंत्री ने इस वैश्विक व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण करार दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया के हर देश और हर समाज को बराबरी का दर्जा मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि बदलती हुई इस व्यवस्था में भारत जैसे देशों की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमिकॉन के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब साणंद और अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बीच एक सीधा डिजिटल पुल बन गया है। करीब 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्लांट पूरी दुनिया को भारत में बनी चिप सप्लाई करेगा। पीएम मोदी ने भरोसा जताया, ये दशक भारत का है और जल्द ही हमारा सेमीकंडक्टर बाजार $100 अरब के पार होगा। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जारी युद्ध और तनाव के बीच भारत एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बंगाल के वोटरों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पन्नों की एक लंबी और कड़ी चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग की नई प्रक्रिया यानी एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी का कहना है कि इस नई व्यवस्था की वजह से बंगाल के असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के इन कदमों से लोगों के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी इन नीतियों पर तुरंत विचार करने और सुधार करने की मांग की। ओडिशा के दिग्गज नेता बीजू पटनायक पर बीजेपी सांसद की टिप्पणी से राज्य में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने ओडिशा की राजनीति में आग लगाई है। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसे बयान देने वाले को डॉक्टर की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि 1962 के युद्ध में बीजू बाबू ने नेहरू जी के साथ मिलकर देश की सेवा की थी। इस विवाद के बाद ओडिशा विधानसभा में भी जमकर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला। बीजेडी विधायकों ने मांग की है कि सदन में
इस अपमान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। हालांकि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इस बयान की निंदा की है, लेकिन बीजेडी इसे ओडिया अस्मिता से जोड़ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है इस विवाद ने बीजेडी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। दरअसल निशिकांत दुबे ने कहा था कि 1960 के दशक में चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान बीजू पटनायक, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बीच की कड़ी थे। हफ्तों की अटकलों के बाद अब ये साफ हो गया है कि ओरेकल में छटनी का एक बड़ा दौर शुरू हो चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत और मैक्सिको जैसे देशों में देखने को मिल रहा है। मंगलवार की सुबह कर्मचारियों के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी, क्योंकि सुबह 6 बजते ही उनके इनबॉक्स में नौकरी जाने का ईमेल आ गया। हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने इस छटनी से पहले ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही HR के साथ कोई चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स का करीब 18% हिस्सा यानी 20 से 30 हजार लोगों को बाहर कर रही है। इसमें वो पुराने कर्मचारी भी शामिल हैं जो पिछले 20 सालों से कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। अचानक हुई इस कार्रवाई ने न केवल कर्मचारियों को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री में खौफ का माहौल बना दिया है। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.